Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss from question number 31. We all know that this is also the part of our lecture series. It will be our lecture 6th, I think so. Let's begin with question number 31. Snowball sampling can help the researcher to. Snowball sampling किसे हम कहेंगे जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेंट्स या जो हमें डेटा रिक्वायर होगा उनके रिलेटेड जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होंगे या नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम चूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं एक इंसान से और फिर वही इंसान हमें या रेस्पोंडेंट दूसरे रेस्पोंडेंट्स का पता बताता है, तो उसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं. ठीक. All of the above is the correct answer for this question. Question number 32. Which of the following is not part of sampling design process? कौन सा इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें सैंपलिंग डिजाइन का पार्ट नहीं है. पहला जो है दैट इज डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी. सैंपलिंग डिजाइन में हमें जाहिर सी बात है हमें डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, हमें क्या पॉपुलेशन डिफाइन करना होता है. रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन, क्या हमें उनको बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन देनी, एक्यूरेट सीक्वेंस देना होता है, कौन सा ज़रूरत है कौन सा नहीं है. डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, ये ज़रूरी है. डिटरमाइनिंग द रेलेवेंट सैंपल फ्रेम, ये भी ज़रूरी है. स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग यूनिट, ये भी ज़रूरी है. रिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सैंपलिंग डिज़ाइन. क्वेश्चन नंबर 33. प्री टेस्टिंग ए क्वेश्चनर इज यूजफुल फॉर. जब पहले हम क्वेश्चनर को टेस्ट करते हैं, जैसे हम पायलट स्टडी करते हैं, प्री टेस्ट मीन्स पहले ही टेस्ट करते हैं विदाउट या बिफोर गोइंग इनटू फाइनल फील्ड वर्क, तो हम क्या कहते हैं, हम टेस्ट करते हैं क्वेश्चनर को. इज यूजफुल, किसके लिए यूजफुल है? फाइंडिंग आउट विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टू द रेस्पोंडेंट्स, testing out your computer and printer, identifying any problems with the questionnaires wording and routing, deciding which respondent to leave out of the final poll. एक्चुअली जो इसमें से रिलेवेंट आंसर है दैट इज फाइंडिंग आउट विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टू द रेस्पोंडेंट. क्योंकि प्री टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है रेस्पोंडेंट को, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछना है, कौन से टॉपिक्स पे नहीं क्वेश्चन पूछना है. क्योंकि जब पायलट स्टडी हम करते हैं, पायलट स्टडी हम इसीलिए करते हैं ताकि हम पता लगाएं कौन से एरिया को हमें कवर करना है और कौन से एरिया को हमें कवर नहीं करना है. तो सेम इज हेयर, सेम द कंडीशन इज हेयर. प्री टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्वेश्चनर का, आपको पता है आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड द क्वेश्चनर. सिंपली वी कैन से दैट क्वेश्चनर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस which are arranged in a sequence and sent to the respondents either through mail or through any means. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट ए पार्ट, फाइंडिंग आउट विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टू द रेस्पोंडेंट्स आर नॉट. इसीलिए हम प्री टेस्ट करते हैं ऑफ द क्वेश्चनर. डैश टेस्ट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ, जहां पे भी हमें इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस थिंग इन अर्लियर लेक्चर, कि जहां पे भी हमें इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट आ जाएगा उसको हम केस स्टडी, सिंपली हम केस स्टडी हम उसको कहते हैं. ठीक है. केस स्टडी का मतलब ही होता है इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिट. यूनिट कुछ भी हो सकता है, यूनिट पर्सन भी हो सकता है, यूनिट फैमिली भी हो सकती है, यूनिट ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है. ठीक. अगर हम यूनिट की किसी यूनिट की इन डेप्थ और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is not a data collection method? इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है? ठीक. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये है. पोस्टल सर्वे क्वेश्चनर, ये भी इसके जरिए भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑफ यू नो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज आल्सो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. तो रिसर्च क्वेश्चंस नहीं, अगर यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चनर होगा तो वी कैन से दैट कि दैट वाज, मगर यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन है, इसको हम मेथड या डेटा कलेक्शन मेथड नहीं कह सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटा कलेक्शन मेथड, इसको हम रिसर्च क्वेश्चन को हम डेटा कलेक्शन मेथड नहीं कह सकते. बाकी रेस्ट ऑफ द 3 आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन बट एक्सेप्ट रिसर्च क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर इज रिसर्च क्वेश्चन. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर दोज दैट, एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चंस आपके शेड्यूल में आपके क्वेश्चनर पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड. ओपन एंडेड किसे कहते हैं? जहां पे रेस्पोंडेंट गेट अ चांस टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज, उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं. ठीक.
और क्लोज्ड एंडेड हम किसे कहते हैं, जहां उसको अपनी चॉइस जाहिर करने, अपनी विश या अपना जवाब देने का कोई टाइम नहीं मिलता है, कोई चांस नहीं मिलता है, उसको हम क्लोज्ड एंडेड, उन क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर दोज दैट, किसे हम कहेंगे, दैट प्रिवेंट रेस्पोंडेंट्स फ्रॉम एलोकेटिंग देमसेल्व्स टू अ कैटेगरी। सेकंड, हैव अ फिक्स्ड रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स, encourage detailed elaborate responses, relate to the basic demographic characteristics of the respondent। Actually closed questions इसी को कहते हैं have a fixed range of possible answers। fixed range क्या है, yes or no, या 2 या 3। आप खुद इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, बल्कि आपको वहां पे जो आपको इंटरव्यू करने वाला होगा या क्वेश्चनर अगर आपके पास है तो वहां पे दिए हुए हैं। तो दैट इज वाई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैव ए फिक्स्ड रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स। Question number 37, which of the following books has not been authored by M.N. Srinivas? M.N. Srinivas ने कौन सी बुक इसमें से लिखी नहीं है, ठीक। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्गोज ऑफ साउथ इंडिया, ये उसने लिखी है। ट्रेडिशन इंडिया स्ट्रक्चर एंड चेंज, ये उसकी बुक नहीं है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेट्स, ये भी M.N. Srinivas की बुक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी M.N. Srinivas की बुक है। Question number 38, Srinivas preferred the term Sanskritization over Brahmanization। Sanskritization, all of you know, Sanskritization हम किसे कहते हैं, the process by which lower caste Hindus या पीपल अडॉप्ट द लाइफस्टाइल ऑफ अपर कास्ट, उसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। मगर पहले M.N. Srinivas ने ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, ब्राह्मणाइजेशन टर्म इस्तेमाल की थी, मगर किसके लिए, एक्चुअली स्पेशली इट इज रिलेटेड, इट वाज रिलेटेड ओनली फॉर ब्राह्मण्स, रिलेवेंट ओनली फॉर ब्राह्मण्स, क्योंकि उसने देखा वहां पे कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ब्राह्मण्स को इमिटेट किया जाता है। कौन, लोअर कास्ट उसको उनको इमिटेट करते हैं, ठीक है। फिर उसने M.N. Srinivas ने देखा कि खाली ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण्स को बिल्कुल इमिटेट नहीं किया जाता है, बल्कि बाकी सारे ब्राह्मण्स के अलावा भी बाकी सारे लोग हैं जिनको लोअर कास्ट इमिटेट करते हैं, मगर जो जिनको वो इमिटेट करते हैं वो ब्राह्मण्स नहीं है, वो अदर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स, सईद एटसेट्रा, जो भी है वटएवर। तो ब्राह्मणाइजेशन कंसेप्ट इसने दिया है किसको डिनोट करने के लिए, कि जहां पे ब्राह्मण्स को इमिटेट किया जाएगा बाय लोअर कास्ट्स, ठीक, मगर स्पेशली खास तौर पर ब्राह्मण्स के लिए, उसको हम ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं। तो उसको ये लगा कि जो ब्राह्मणाइजेशन टर्म है इट इज ओनली रिलेटेड टू ब्राह्मण्स, ये नैरो है, इसीलिए ऑन द बेसिस आफ्टर दैट ही हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, ही हैज यूज्ड द टर्म संस्कृताइजेशन फॉर द मोबिलिटी ऑफ द पीपल। तो करेक्ट आंसर इज दैट संस्कृताइजेशन इज अ ब्रॉडर टर्म व्हाइल ब्राह्मणाइजेशन इज नैरो टर्म, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राह्मणाइजेशन अप्लाई होती थी किन के लिए, ओनली फॉर ब्राह्मण्स, जहां पे ब्राह्मण्स के कल्चर को फॉलो किया जाता था, इमिटेट किया जाता था बाय लोअर कास्ट्स। तो संस्कृताइजेशन में ब्राह्मण्स भी आते थे और बाकी अपर कास्ट वाले जो भी हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट है, अगर उनके कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल, बिलीफ सिस्टम, तो उनको इमिटेट किया जाएगा तो वो संस्कृताइजेशन में आएगा। तो दिस इज करेक्ट आंसर। द रेफरेंस ग्रुप or the agents of Sanskritization are not always Brahmins. This is also the correct answer। क्यों कि always, हमेशा the reference group हम किसे कहते हैं, I have already stated this, reference group हम किसे कहते हैं, वो ग्रुप जिसको हम इमिटेट करेंगे, ठीक, उसके कल्चर्स को, उसके ट्रेडिशंस को, उसके कस्टमर्स को, मगर ये जान के कि जो उनके कस्टमर्स है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ या जो भी चीजें उनसे जुड़ी हुई है, दे आर सुपीरियर देन अस, ठीक, तो उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। द रेफरेंस ग्रुप और द एजेंट्स ऑफ संस्कृताइजेशन आर नॉट ऑलवेज ब्राह्मण्स, ये जरूरी नहीं है हर हमेशा ब्राह्मण्स को इमिटेट किया जाएगा, एजेंट्स ब्राह्मण्स रहेंगे, नहीं। इसीलिए इस ब्राह्मणाइजेशन को चेंज करने के लिए इसने संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट दिया है, तो ये भी करेक्ट है इसमें से। द रेफरेंस ग्रुप और द एजेंट्स ऑफ संस्कृताइजेशन आर नॉट ऑलवेज ब्राह्मण्स। तो करेक्ट आंसर कौन होगा, जो सी है जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है, दोनों A and B are the correct answers for this question. So C is the correct option. Question number 39. According to dash, India's nationalism is result of material conditions created by the British colonialism. किसने कहा है ये? Actually A.R. देसाई ने कहा है, क्योंकि he was a Marxist, इसीलिए इसने किस पे मटेरियल कंडीशंस फोकस किया है, इसी ने इसको इस चीज़ को इलाबरेट किया है। अकॉर्डिंग टू A.R. देसाई, इंडिया नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशंस,
इज द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशंस, क्योंकि मार्क्स भी मटेरियल पे फोकस करता था, मटेरियल चीज़ों पे फोकस करता था। और ए आर देसाई जो मार्क्सिस्ट है, डीपी मुखर्जी इसके अलावा मार्क्सिस्ट है, इंडियन मार्क्सिस्ट जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने मार्क्सिस्ट को अप्लाई किया अपने एज ए मेथोडोलॉजी। तो इन्होंने कहा है ए आर देसाई ने कि इंडिया नेशनलिज्म जो है, जो एक नेशनल आइडिया है कि हमें नेशन से जुड़ा रहना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स को भगाना चाहिए यहाँ से, इज द रिजल्ट ऑफ मटेरियल कंडीशंस क्रिएटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सच एज रेलवे, सच एज प्रिंटिंग प्रेस, सच एज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है इट इज बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उनकी वजह से क्रिएट हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ए आर देसाई। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रेस्पेक्टिवली। ठीक, जो उनकी पॉपुलेशन है वो क्या है। ठीक, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन का यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ठीक, तो 14.2 एंड 2.3, which of the following districts of J&K accommodated the highest population of tribes according to census 2011। ठीक, वो है कारगिल। कारगिल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि कारगिल में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, कारगिल में मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइब्स की है। ठीक, which of the following articles of Indian Constitution favors reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in legislative assemblies of the state? कौन सा है वो आर्टिकल जो इसको फेवर कर रहा है। ठीक, तो we can say that article 332 is the correct answer for this question, क्योंकि ये इस चीज को फेवर कर रहा है। Dash in the Constitution of India under the directive principles provides the state shall take steps to organize village panchayat and endow them with powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Actually, it is the question related with Panchayati Raj directive principles of state policy. ठीक, provided the state shall take steps to organize village panchayats. ठीक, this question is related to Panchayati Raj. So Article 39, Article 35, Article 40 and Article 49. Article 40 is the correct answer. This article gives them these powers to take steps to organize village panchayats. Question number 44, which of the following is not recognized scheduled tribe of J&K? Actually ये जो बाल्टी है, बाल्टी scheduled tribe in J&K, चंगापा, ये बिल्कुल लेह लद्दाख में है। बाल्टी जो है वो तिब्बत में है, बाल्टी तिब्बत में है, चंगापा बिल्कुल लेह एंड लद्दाख में है, और गदी ये बिल्कुल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में से, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब पॉपुलेशन पाई जाती है। पख्तून जो है ना, पख्तून्स आर द ट्राइब्स बट दे आर प्रेजेंटली सेटल्ड इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब इन J&K? क्योंकि पख्तून पाकिस्तान की रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है, यहाँ J&K की नहीं है। J&K बाल्टी, चंगापा एंड गादी, दीज आर द 3 ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड इन J&K। ये भी याद रखना आपको, बाल्टी कहाँ पे है, बिल्कुल तिब्बत में, चंगापा कहाँ है, लेह लद्दाख में, और गदी कहाँ पे है, बिल्कुल किश्तवाड़ रीजन में। Which of the following is not example of bureaucratic functioning in organizations? Actually hierarchical organization structure भी है bureaucracy में, क्योंकि मैंने I have stated this question already. Advertising and marketing brochures ये नहीं है, policies, rules and procedures ये है, paperwork and record keeping, this is also the feature of bureaucracy. Which of the following is not का कह रहा है, तो जो नहीं है bureaucracy का part वो है advertising and marketing brochures, ये नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, आइडियल टाइप्स आर टू बी डिराइव्ड इंडायरेक्टली फ्रॉम। कहाँ से आइडियल टाइप को डिराइव किया जाता है? एक्चुअली द रियल वर्ल्ड ऑफ सोशल हिस्ट्री, रियल वर्ल्ड से उनको डिराइव किया जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू वेबर द काजल नॉलेज ऑफ द सोशल साइंटिस्ट इज, काजल नॉलेज जहाँ पे हम काज एंड इफेक्ट देखते हैं, काज एंड इफेक्ट एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वेबर द काजल नॉलेज ऑफ सोशल साइंटिस्ट इज क्या है? Simple, the correct answer for this that different causal knowledge of social scientist is different from that of natural scientist। क्योंकि मैक्स वेबर ने कहा है कि एक एडवांटेज है सोशल साइंटिस्ट को ये कि वो सब्जेक्टिविटी से डील कर रहा है, और वो उस चीज़ से डील कर रहा है जो जिनके पास माइंड है, जिनके पास सोचने की सलाहियत होती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, बिकॉज दैट मैक्स वेबर इज टेलिंग दैट causal knowledge of social scientist is different from that of natural scientist। According to Weber, an action is social if the acting individual is taking, if the acting individual takes account
ऑफ द डैश डैश एंड इज देयर बाय ओरिएंटेड टू इट इज कोर्स। इसमें से बेस्ट क्या है, इसमें से करेक्ट आंसर है बिहेवियर ऑफ अदर्स, क्योंकि सोशल एक्शन, बिल्कुल सोशल एक्शन हम कहते हैं इसी को कि एनी एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एटलीस्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक, हु आर मेंटली साउंड एंड whose action are taking place in social context and that action must be meaningful. तो behavior of others इसमें most role play करता है, तो this is the correct answer for this question according to Weber. An action is social, तब हम social कैसे कह सकते हैं जब वो बिल्कुल behavior of others will take into consideration. Question number 49. A main idea of Karl Marx and Friedrich Engels' Communist Manifesto is that the proletariat एक्चुअली प्रोलेटरेट एक क्लास है जिनको हम वर्कर क्लास कहते हैं, जिनको हम पुअर क्लास कहते हैं, जो अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट्स के. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट वुड नीड फॉरेन हेल्प टू अचीव इट इज रेवोल्यूशनरी एंड्स, नॉट एट ऑल, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है जब तक वो खुद स्टैंड नहीं होंगे तब तक वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं. हैड टू कोऑपरेट विद द कैपिटलिस्ट्स टू गेन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, नॉट एट ऑल, कि उसने कहा है कि कैपिटलिस्ट्स के साथ कितनी भी कोऑपरेशन करो कुछ नहीं होने वाला है. शुड अलो द कैपिटलिस्ट टू कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या हम कैपिटलिस्ट्स को अगर हम कंट्रोल, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है कि कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो कोई भी वो चीज़ जिससे हम पैसा बनाते हैं, जिससे हम कुछ चीज़ तैयार कर सकते हैं, उसको हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है. मस्ट यूनाइट टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने फ्रेडरिक एंजेल्स और कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक स्लोगन दिया था कि यू हैव टू यूनाइट, यू मस्ट यूनाइट. किसके लिए? if you want to overthrow the capitalist class, then you have to work for revolution and you have to be united. So the correct answer for this question is that workers must unite to overthrow the capitalist class. Question number 50. Which of the following is not one of the Marx forms of value? यूज वैल्यू का उसने बात किया है, एक्सचेंज वैल्यू का उसने बात किया है, सरप्लस वैल्यू का उसने बात किया है, ठीक. प्राइस का उसने कुछ नहीं किया है. ये जो तीन कंसेप्ट है, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू, दिस आर द कंसेप्ट इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स बट एक्सेप्ट प्राइस. सो द रॉन्ग आंसर हियर इज प्राइस. क्वेश्चन नंबर 51. द फर्स्ट मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स आइडेंटिफाइड एज, उसने जो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो कौन सा था जो मार्क्स ने आइडेंटिफाई किया है? प्रिमिटिव कम्युनिज्म. क्योंकि हम कहते हैं जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वी आर टॉकिंग फर्स्टली दैट फर्स्ट सोसाइटी इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसको हम ट्राइबल सोसाइटी भी कहते हैं, एस्टिक सोसाइटी भी कहते हैं. तो फर्स्ट मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज primitive communism rather than feudalism, rather than capitalism as well as communism. Communism सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात करता है, वो फ्यूडल सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है. तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में से होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म. 52. For Marx, when groups of people become aware of their conflicting relations with other groups, they are a class. एक्चुअली मार्क्स ने दो क्लास के बारे में बात की है, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ. क्लास इन इटसेल्फ उसने कहा है ऑब्जेक्टिविटी के रिलेटेड है वो, और क्लास फॉर इटसेल्फ सब्जेक्टिविटी. इसने कहा है कि जब तक वर्कर्स अवेयर नहीं होंगे, जब तक उनके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होगी कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तब तक वो ऑब्जेक्टिव है, तब तक वो बिल्कुल एक दूसरे को देखते हैं मगर सब्जेक्टिवली वो अवेयर नहीं होते हैं. दिमाग में उनको ये नहीं होता कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक. तो इसीलिए उसको हम क्लास इन इटसेल्फ कहते हैं. क्लास इन इटसेल्फ अपने आप में डिवाइड होना, उसको हम क्लास इन इटसेल्फ कहते हैं. दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑफ द क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. मगर सेकंड इज क्लास इन इटसेल्फ, सॉरी सेकंड इज क्लास फॉर इटसेल्फ. क्लास फॉर इटसेल्फ किसे कहेंगे? जब वर्कर्स यूनाइट हो जाएंगे, वर्कर्स यूनाइट होने के बाद सब्जेक्टिवली अवेयर हो जाते हैं, सब्जेक्टिवली बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ से कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन. हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर सोसाइटी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस is that class for itself, जहाँ पे groups of people become aware of their conflicting relations, जहाँ पे लोग aware होते हैं वर्कर्स, क्या जो उनके काउंटर पार्ट में जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके साथ उनका झगड़ा चल रहा है विद अदर ग्रुप्स. अदर ग्रुप कौन है? अदर ग्रुप वही होता है कैपिटलिस्ट, ठीक. दे आर ए क्लास फॉर इटसेल्फ.
class for itself is the correct answer. Question number 53. Combs term positivism refers to. कॉम ने, all of you know that कॉम ने पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी दी है, पॉजिटिविज्म की बात की है, ठीक है. पॉजिटिविज्म किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम? A theory, first option is that a theory that emphasizes the positive aspects of society, the precise scientific study of observable phenomena. This is the correct answer, क्योंकि positivism इसी को कहते हैं, the precise scientific study of observable phenomena. Positivism is that methodology, that way, yeah, in other words we can say that the application of natural science methods into social sciences, especially in sociology, तो उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं. मगर पॉजिटिविज्म में उसने क्या कहा है कि वी मस्ट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना. उन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हमें या एक सोशोलॉजिस्ट को या एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी उसको उससे लेना देना नहीं है. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट द पॉजिटिविज्म रेफर्स द प्रिसाइज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना. Question number 54. Which of the following is not example of social fact? Language, it is a social fact. Morality, it is also a social fact. Suicide rate, it is also a social fact. Individual consciousness, it is not a social fact. ठीक. ये जो तीनों चीज़ें हैं, language, morality and suicide rate, these are non-material social factors. So the wrong answer here is individual consciousness, which according to Emile Durkheim, we can't treat individual consciousness as a social fact. Question number 55. To Emile Durkheim, which of the following is the simplest, most primitive form of religion? उसने, अगर आपको टोटमिज्म पता है, अगर आपको टोटमिज्म आपने पढ़ा है या एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पढ़ा है, तो उसमें इमाम दुर्कheim ने बताया है कि टोटमिज्म इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ. ठीक. तो सबसे पहले जो रिलीजन था वो टोटमिज्म था, जो आपको मैंने इससे पहले भी बताया. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट. टोटमिज्म हम किसे कहते हैं कि वो रिलीजन जहाँ पे लोग टोटम की वर्शिप करेंगे. टोटम किसे हम कहते हैं? वो कोई भी चीज़ जो चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जिसको कम्युनिटी डिसाइड करे, सोसाइटी डिसाइड करे कि दैट पर्टिकुलर थिंग पॉसेसेस सम सुपरनैचुरल फोर्सेस. ठीक. तो उसको हम टोटम कहते हैं. और जो इंसान जो टोटम के फॉलोअर्स हैं उनको हम टोटमिज्म में इंक्लूड करते हैं. ठीक है. करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू इमाम दुर्कheim इज दैट द सिंपलेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन इज टोटमिज्म. Dash suicide occurs when the regulative powers of society are disrupted. मैंने आपको कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. फर्स्ट इज इंटीग्रेशन एंड सेकंड इज रेगुलेशन. इंटीग्रेशन का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, अभी हम रेगुलेशन की बात करते हैं. रेगुलेशन पावर्स ऑफ सोसाइटी इज डिसरप्टेड. रेगुलेट जो इंसान को करते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं हमारे, जो लॉज होते हैं, जो फॉकवेज होते हैं, जो मोर्स होते हैं, जो इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक. तो जब यहाँ पे इमाम दुर्कheim क्या कहता है, सुसाइड ऑकर्स, वो सुसाइड जब कहाँ पे होती है? व्हेन द रेगुलेटिव पावर्स, जो इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं, पावर्स, ताकत ऑफ सोसाइटी आर डिसरप्टेड, वो टूट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, या नॉर्मलेसनेस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारी सोसाइटी में. ठीक है. तो उस टाइम अगर कोई इंसान, कोई बंदा सुसाइड कर लेता है उन कंडीशंस में, नॉर्मलेसनेस सिचुएशन में, या रेगुलेटिव पावर्स ऑफ सोसाइटी जब डिसरप्ट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है. तो उसको हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं. ठीक. एनोमिक सुसाइड. एनोमिक मीन्स दैट सिचुएशन जब नॉर्मलेसनेस सिचुएशन बन जाती है. ठीक है. जब बिल्कुल जो रेगुलेशन होती है ओवर इट इज, जो सोसाइटी की रेगुलेशन होती है ओवर इट इज इंडिविजुअल्स, वो कम पड़ जाते हैं, तो उसको हम एट दैट टाइम, अगर उन सर्कमस्टेंसेस में कोई इंसान विक्टिम बन जाएगा सुसाइड का, तो उसको हम एनोमिक सुसाइड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. इमाम दुर्कheim आर्ग्यूज दैट टू social factors are critical for explaining suicide. They are, वो कौन से social factors है जो argues that two social factors are critical, जो बहुत ज़रूरी है for explaining suicide. सुसाइड को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है. एक होती है रेगुलेशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन. क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि कैसे इंटीग्रेशन और रेगुलेशन दो सोशल फैक्टर्स हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं सोसाइटी में. क्वेश्चन नंबर 58. August Comte argued that the positive stage of history provides, positive stage जो है
ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें कहाँ ले जा रही है, इसका क्या काम है। जब हम पॉजिटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज कहते हैं, ऑर्डर, फर्स्ट इट ब्रिंग्स ऑर्डर इन अवर सोसाइटी एंड इट ब्रिंग्स प्रोग्रेस इन अवर सोसाइटी। ठीक, इट the correct answer for this question is that order and progress. According to Agascombe, positive stage of history provides order and progress. Progress and regression कहते हैं, regression means बैक जाना। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल क्या हम पॉजिटिव स्टेज हमें बैक लेके चलती है, नहीं। रिग्रेशन मीन्स, हाँ प्रोग्रेस इज राइट, मगर रिग्रेशन गलत है इसमें से। इनग्रेस एंड इग्रेस। इनग्रेस मीन्स इन या एंट्री कर लेना, इग्रेस मीन्स आउट, या जिसको हम कहते हैं एग्जिट। तो इन एंड आउट, अगर यहाँ पे मेटाफिजिकल स्टेज होती तो इंग्रेस एंड इग्रेस उस पर अप्लाई करते हम, मगर यहाँ पे इसको अप्लाई करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दिस ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन। So the correct answer for this question is order and progress. That positive stage of history provides order and progress in our society. Question number 59. In Combs' theological stage, people ultimately come to worship. किसको वो theological stage में worship कर रहे हैं? Positive stage में हम साइंस पे believe करते हैं, ठीक है। Combs' theological stage, people ultimately come to worship. Theological stage में लोग ultimately किसकी चीज़ की worship कर रहे हैं? A single divinity that explains everything. Simply we can say that God की worship कर रही है, religion की worship कर रहे हैं, ठीक है। This is the correct answer for this question. Question number 60. Social statics involves studying the laws of. Social statics किससे डील कर रही है? इसमें हम बिल्कुल कौन से laws को स्टडी करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, नेचुरल सिलेक्शन, प्रिमिटिव सोसाइटीज, मोशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस, क्योंकि सोशल स्टैटिक्स, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम।